दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत देश में कुल 106 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां पे आपको पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत सी प्रजातियां देखने को मिलती है। लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कुछ एक स्पेशल प्रजातियों के लिए जो कि लुप्त होने वाली होती हैं उनके लिए होता है, और साथ ही भूवैज्ञानिक तौर पर इसको बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो इसलिए इसको अलग से रिजर्व किया जाता है। तो आज मैं आपको भारत के लगभग 18 ऐसे इंपॉर्टेंट जैव आरक्षित क्षेत्र बताने वाला हूं जिनको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर शामिल भी किया है और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो ऐसा समझ लो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल जो है एक तरीके की प्रकृति की लैब होती है, यानी कि प्राकृतिक प्रयोगशाला होती है, जहाँ पे आपको इंसान और पर्यावरण दोनों को साथ में देखने का मौका मिलता है। इसको 3 लेयर्स में बांटा जा सकता है, मतलब 3 परतों में बांटा जा सकता है। इस पूरे में जो सबसे भीतरी हिस्सा होता है उसको कोर जोन कहते हैं। ध्यान से समझ लो, कोर जोन ये पूरी तरीके से प्रकृति का जोन होता है, यानी कि नो एंट्री जोन होता है। यहाँ पे आपको इंसान नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर मिलेंगे। यहाँ की जो देख रेख है वो अक्सर ड्रोन वगैरह से की जाती है, ऊपर से कैमरों से की जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं जाता है। इसको कोर जोन कहते हैं, मतलब जंगल का वो हिस्सा जहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक जा सकते हैं, वो भी किसी स्टडी के लिए, वैसे कोई नहीं जा सकता। तो ये तो कोर जोन हो गया। कोर जोन के बाद आता है बफर जोन, यानी कि बीच का जोन। इस जोन में आपको हल्की बहुत गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती होती है। कुछ एक स्पेशल टाइप की खेती होती है, वो इन एरियाज़ के अंदर की जा सकती है। थोड़ी बहुत हाइकिंग यहाँ पे होती है, रिसर्च होती है। ऐसी जगह जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सको उसी को आप बफर जोन कहते हो। अक्सर वहाँ पे भी कम ही गतिविधियाँ होती है क्योंकि एरिया जो है उबड़ खाबड़ होता है, तो इसे आप बफर जोन कहोगे। बफर जोन के बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, यानी कि बाहरी हिस्सा। ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से इंसानों के लिए खुला होता है। यहाँ पर आपको अक्सर गांव मिल जाएंगे, खेती मिल जाएगी, सरकारी स्कूल मिल जाएंगे, वैसे भी स्कूल मिल जाएंगे, सतत पर्यटन आपको देखने को मिलेगा, ऐसी गतिविधियाँ। ऐसा गांव जहाँ पर सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है, जैविक खेती भी होती है, उससे ही आप बाहरी हिस्सा कहते हो। तो एक हिस्सा जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, एक हिस्सा जहाँ पर थोड़े बहुत लोग जा सकते हैं, और एक हिस्सा जो आम लोगों के लिए खुला होता है। इस तरीके से बनता है एक बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 700 से भी ज़्यादा ऐसे जैव मंडल हैं जिनको यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र, जिसको 1986 में गठित किया गया था। ये जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों के अंदर फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 5520 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका एरिया फैला हुआ है, और इसको यूनेस्को ने साल 2000 के अंदर मान्यता प्रदान की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। सवाल बन सकता है, इसे याद रखना है। दूसरा आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व। अब मुझे पता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसका एक हिस्सा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसको 1988 में गठित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही जुड़ा हुआ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। उत्तराखंड राज्य के अंदर ये स्थित है, 5860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यूनेस्को ने 2004 के अंदर इसको मान्यता दी थी। तो इस बात को याद रखना है। इसके बाद आता है नोकरेक, जो कि 1988 में गठित हुआ था, मेघालय के अंदर मौजूद है, 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और 2009 में यूनेस्को ने इसको मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा साउथ की तरफ आ जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी, जो कि बहुत ही बड़ी है। ये पूरा हिस्सा मन्नार की खाड़ी है। तमिलनाडु के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और इसी के साथ ये देश के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक है। मैं आपको बता दूं कि 2001 में यूनेस्को ने इसको अपनी मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद आता है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे मौजूद है, पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। साल 1989 के अंदर इसको भी गठित किया गया था। 9630 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है, और यूनेस्को ने 2001 में इसको मान्यता प्रदान की थी। तो इसे याद रखना। देखो, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी, ये तो बहुत ही कॉमन है, इनको तो दिमाग में रखना ही रखना है। इसके बाद बात करते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व की, जिसको 1989 में ही गठित किया गया था। असम के अंदर ये मौजूद है और लगभग 2837 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है।
तो असम के लिए ज़रूरी माना जाता है ये, क्योंकि पर्यटन होता है इसके द्वारा, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम ओडिशा चले तो यहाँ पे आपको सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल मिलेगा, जिसको 1994 में गठित किया गया था। लगभग 4,374 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये बायोस्फीयर रिजर्व, और यूनेस्को ने इसको साल 2009 के अंदर अपनी मान्यता प्रदान की थी, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो यहाँ आपको दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जिसको 1998 में गठित किया गया था। लगभग 5,112 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, और अरुणाचल की जो जैव विविधता है उसके लिए ज़रूरी माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आप मध्य प्रदेश की तरफ आ जाओ तो यहाँ आपको मिलेगा पंचमढ़ी, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और हिल स्टेशन भी है। 1999 में इसको गठित किया गया था। 4,981 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, और यूनेस्को ने साल 2009 के अंदर इसको मान्यता प्रदान की थी, तो इसे याद रखना है। हिल स्टेशन भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आपको एक और बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसको साल 2005 में गठित किया गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। 3,835 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, और 2012 में यूनेस्को ने इसको मान्यता प्रदान की थी, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप गुजरात जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगी कच्छ का रण या फिर कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही बड़ा है। 2008 के अंदर इसको गठित किया गया था। 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे याद रखना है, जरूर याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आप जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ठंडा रेगिस्तान। 2009 में इसको गठित किया गया था। 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। फिर आप सिक्किम की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही मौजूद है, इंपॉर्टेंट है। 2000 के अंदर इसको गठित किया गया था। 2,620 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यूनेस्को ने 2018 में इसको मान्यता प्रदान की थी, तो ये ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आप वापस केरल तमिलनाडु की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2001 में इसको गठित किया गया था। 3,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और यूनेस्को ने 2016 में इसको मान्यता प्रदान की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व है। साल 1989 के अंदर इसको गठित किया गया था, और ये लगभग 885 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 2013 में यूनेस्को ने इसको मान्यता प्रदान की थी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें वापस आसाम की तो यहाँ पर है डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1997 में गठित किया गया था, और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ 765 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हो जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, डिब्रू सेखोवा। आप आंध्र प्रदेश की तरफ चलोगे तो यहाँ पे आपको शेषाचलम पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व ही है। 2010 के अंदर इसको गठित किया गया था, और ये लगभग 4,755 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, इसे भी याद रखना। और आखिर में आपका आता है मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब मुझे पता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसका कुछ एक हिस्सा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व ही है, इसको भी याद रखना है। 2011 में इसको गठित किया गया। लगभग 2,998 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला है, और यूनेस्को ने साल 2020 के अंदर, कोविड का टाइम जब चल रहा था, तब इसको मान्यता प्रदान की थी। तो ये हो जाते हैं वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि भारत के अंदर हैं और जिनसे सवाल बनता है। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का रण। सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सेखोवा। तो इस तरीके से आप इन बायोस्फीयर रिजर्व की जो पोजीशन है उनको याद रख सकते हो। 2-3 बार कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाते हैं भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।